प्यारे बच्चों, आज हमारी जो वीडियो है लास्ट वीडियो रहेगी आवियों की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं। जो 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग जब स्टार्ट किया था हमने आवियू, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो हमने उसकी जो फंडामेंटल चीजें हैं वो पहली 3-4 वीडियो में क्लियर की है। अब हम लास्ट मोमेंट यानी एंड का मेरा मतलब है जो इसका यूज कहाँ करते हैं। अभी तक तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने अभी तक ये कभी नहीं बताया कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि काफी टाइम से हम लोग आवियू में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं, इनको कहाँ हम कैसे यूज करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये इंजीनियरिंग में, भौतिक शास्त्र में, रसायन विज्ञान में, अर्थशास्त्र में इन सब का यूज किया जाता है, और हम लोग किस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं मैथ में, तो वो भी मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व की होंगी, उसमें से मैं एक प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, आपने ऐसे सवाल किए होंगे x + y = 10, x - y = 2, ऐसे कुछ सवाल आप लोगों ने कभी ना कभी किए जरूर होंगे। तो ये सवाल आपने देखे होंगे 10th में जब किए होंगे। तो आप बताइए, इस सवाल को आप कैसे हल कर सकते हैं। आपके दिमाग में वही सवाल आ रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसको हल करने का 3 तरीके हैं जो आप लोगों ने हमने 10th में पढ़े हैं। ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। इनको हल करने का मतलब है एक्स वाई का मान निकालना। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए पहला मेथड है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, और तीसरा है वर्ज गुणन विधि द्वारा हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यानी एक्स वाई के मान निकालना हमारा मेन मकसद होता है इन समीकरण में। तो जब हम इनके मान 3 विधि से निकाल सकते हैं, तो हमारी समीकरण जब x और y में हो सकती है, 2 चर में हो सकती है, वो 3 या 4 चरणों में भी हो सकती है। जब 3 या 4 चरण में होगी तो अब जो हमारे पास रैखिक समीकरण है इसमें 3 चर है x, y, z, और 3 ही समीकरण है। ये 3 चर वाली रैखिक समीकरण होगी, वो 2 चर वाली रैखिक समीकरण होगी। इसको हल करने के 3 मेथड हैं। इसको हल करने का अभी तक कोई मेथड है नहीं। अगर हम विलोपन विधि से करते भी हैं किसी तरीके से, तो हम इसमें काफी उलझ जाते हैं। पहले x सब जगह से हटाना पड़ेगा, फिर y हटाएंगे, फिर z की वैल्यू निकाल लेंगे। या हम विलोपन विधि में किसी न किसी को हटाने का एक मेथड होता है, y या z या x में से किसी एक को, तब जाके हम किसी एक चर तक पहुंचते हैं, और फिर उस चर को भी पुट करेंगे तो 2 चर फिर भी शेष रह जाते हैं। कहने का मेरा मतलब बहुत लेंथी एक प्रोसीजर हो जाता है। तो आज हम ये समस्या जो है इसको हल करने जा रहे हैं। इसको हल करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसका तरीका आप 10th में सीख चुके हैं, इसका हल करने का तरीका आज सीखना है। यानी कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आवियू जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कभी ये नहीं बताया था कि इस तरीके की समीकरण को हमें हल करना है। मैंने ये बताया था कि पहले आप फंडामेंटल चीजें क्लियर कीजिए। मेन चीज है फंडामेंटल। जब आप बेसिक चीजों को जान लेते हैं तो आप वो सब कर लेते हैं जो आप करना चाहते थे। यानी बेसिक चीजें आप लोगों की मैं समझता हूँ क्लियर हो चुकी होगी एग्जाम्पल देखकर। तो अब मैं एक सवाल आपका इस तरीके का आपको बताऊंगा जो 8 नंबर में बिल्कुल हमेशा आता ही है, वो कभी चूकता नहीं। बोर्ड में 8 नंबर का सवाल इसमें से भी आने वाला है। तो बड़े ध्यान से किसी बुक से सवाल कीजिए, सिर्फ मेथड क्लियर करना है। मेथड आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आवियू का व्युत्क्रम बताया आपको, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाया 2 तरीके से। एक एडजॉइंट मेथड, एक आपकी मूल मेथड है जो स्टार्टिंग में यूज किया गया था। मूल मेथड में आपका संक्रिया द्वारा प्रथम विधि द्वारा इनवर्स ज्ञात करना, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आप इनवर्स जान चुके हैं। यानी अगर मैं इसमें कुछ करने वाला हूं तो वो सब करूंगा जो आपको मैं सिखा चुका हूं। ऐसा कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ मेथड अलग होगा। वो मेथड आप समझेंगे, बहुत कायदे से आपको समझना है। तो इसके लिए एक सवाल लेते हैं जो यूपी बोर्ड में 2014, 16 और 18 में पूछा गया है। 20 में एग्जाम नहीं, 20 में नहीं आया, 21 में एग्जाम नहीं हुए, हो सकता है 22 में पूछा जाए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा यही पूछा जाए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको मेथड आना चाहिए बस।
तो मेथड आप सवाल समझेंगे। समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x 2y 3z इक्वल टू 4, x 4y 9z इक्वल टू 6। ये तीन रैखिक समीकरण दे रखी 1 2 3, इनको हमें हल करना है। हल मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है आव्यूह विधि द्वारा, यानी आप जो इसको करेंगे वो आव्यूह के अनुप्रयोग के अंतर्गत करेंगे। ये उसके आव्यूह के अनुप्रयोग हैं, तो उसके अंतर्गत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे यहां आव्यूह विधि द्वारा उपरोक्त समीकरणों को हल करना। प्रोसीजर क्या रहने वाला है समझिए। प्रोसीजर रहेगा आपका, मैंने कोई अभी तरीका नहीं बताया हल करने का। तरीका यह है कि सबसे पहले आप लोग इस ये तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि में यानी कि आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। मैं 3 बॉक्स बना रहा हूं, तीनों बॉक्सों को ध्यान से देखेंगे। ये तीनों ही आव्यूह के हैं ऐसे। पहले भाग में क्या आने वाला है, पहले भाग को समझेंगे। पहले भाग में एक्स वाई जेड ये तीनों चर जो दे रखे इनके गुणांक आएंगे। तो एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं पहली समीकरण में, एक्स का 1 गुणांक, वाई का भी 1 और जेड का भी 1। फिर दूसरी समीकरण में एक्स का 1, वाई का 2 और जेड का 3। तीसरी समीकरण में एक्स का 1, वाई का 4 और जेड का 9। और इसमें क्योंकि एक्स वाई जेड के गुणांक निकालने हैं, तो इसमें जो आने वाले हैं इस मैट्रिक्स में आएगा एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड तीनों चर दूसरे वाले भाग में आएंगे और नीचे बचा हुआ भाग जो इक्वल टू के बराबर में है 3 4 6। यानी इस तरीके से लिखते हैं यदि हम आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों को हल कर रहे हैं। तो ये करने का एक तरीका है, प्रोसीजर को स्टार्ट करने का एक तरीका है। इसमें इस वाले भाग को हम ए मानते हैं, ये कैपिटल एक्स मानते हैं, इसे बी मानते हैं। ये एक समीकरण बन जाती है जिसे समीकरण नहीं कहकर मैं यहां पे कहूंगा एक्स इक्वल टू ए, इधर जाकर ए इनवर्स बी भी लिखा जा सकता है। समीकरण 4 मान लीजिए बन जाती है। दैट मीन्स कहने का मतलब है अगर समीकरण की बात करूं तो मुझे ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। ए इनवर्स ए इधर जाके इनवर्स हो गया। ये बात समझ में आई कि मैं ए इनवर्स निकालूंगा और इनवर्स निकालने के आपके 2 तरीके मैंने बता दिए, वो आप लोग जानते हैं। फिलहाल मेथड में क्लियर कर रहा हूं। ये जो मैंने बनाया है इसको मैं एक बार समझा देता हूं। मैं समीकरण को ऐसे और ऐसे भी लिख सकता हूं। आप अगर ध्यान से मल्टीप्लीकेशन पढ़ा हो, 2 आव्यूह का गुणनफल, तो गुणनफल देखिए आप कैसे करते हैं। पहली रो का पहले स्तंभ से गुणनफल करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक भाग बनेगा, वो एक भाग किसके इक्वल होगा? 3 के, ये 3 मिलेगा। ऐसे दूसरे करेंगे x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब वही तीनों इक्वेशंस बन के आती हैं। क्लियर? अब हमें करना है ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमें हमेशा आव्यूह को व्युत्क्रमणीय और एक तो सिंगुलर, एक अव्युत्क्रमणीय और एक व्युत्क्रमणीय हमें चेक करना होता है, जिसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। देखिए, एक तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय। हमेशा व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट यानी सारणीयन 0 नहीं है वही व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। और जो इक्वल टू 0 है, जो 0 के होगा वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी, जिसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसका हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, उसका प्रोसीजर वहीं खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि इसका ए है हमारे पास
इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए ए मोड करूंगा, ये सारणियन में चेंज हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ना होकर एक डिटर्मिनेंट बन जाएगी। डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपको समझा दिया गया है पहले तरीके। 1 9 दूनी 18 माइनस 4 3 12 -1। दूसरे में पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेंगे, जब इसको लेंगे तो इसके सामने के एलिमेंट्स को दब जाते हैं। 9 1 9 -3 और +1। जब इसको लेंगे तो इसके सामने के एलिमेंट विलुप्त हो जाते हैं। 4 -2 तो आपका यहाँ 6 बचा। 18 में से 12 गए 6 और यहाँ भी -6 बचा और यहाँ आपका प्लस के 2 बचा। ये मोड ए बराबर आपका आ जाता है 2। मोड ए नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स निकल सकता है। तो पहला काम हमारा ये था, वो हम कर चुके। अब हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप लोग इधर एडजॉइंट निकालेंगे A11। A11 क्या होगा? 11 यानी A के सह गुणनखंड निकलने हैं। तो पहले भाग में आपका 2 3 4 9 2 3 4 9 पहले भाग में प्लस का साइन रहेगा। A12 माइनस रहेगा। 12 में दूसरा स्थान आता है, दूसरे में ऐसे कर जाएंगे 1139 1139 A13 13 कौन सा होगा? तीसरा भाग। A11 A12 A13 13 ये वाला एलिमेंट है 1 के नीचे गए और ये एलिमेंट दब जाएंगे 1124 1124। इस पे क्योंकि इनका योग 4 है तो प्लस रहेगा। ठीक है, पहली रो का 3 एडजॉइंट निकल चुके हैं। दूसरी रो आ जाइए A21 21 माइनस में रहेगा। यहाँ 21 में एलिमेंट बना ये, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये है, इसके सामने के ये और ये एलिमेंट दब जाएंगे 1149 1149 ये बनेगा। इसके बाद A22 बिल्कुल मिडिल का एलिमेंट होगा, बिल्कुल बीच वाला 22 ये बनता है। इसके सामने के एलिमेंट क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस का साइन बनेगा तो 1119 ये बनेगा 1119। फिर है A23 यहाँ माइनस होगा 23 सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है, इसके सामने और ये एलिमेंट बदलेंगे दबेंगे 1114 1114। फिर आ जाता A31 ये प्लस का साइन रहेगा 31 थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, इसको और इसको दबाएंगे 1123 1123। फिर A32 माइनस रहेगा 32 में आपका 4 आ जाएगा तो 4 इसके सामने का ये एलिमेंट रहेंगे 1113 1113। फिर आ जाता है A33 प्लस का साइन रहेगा, प्लस में लास्ट का एलिमेंट है ये और ये दब जाएगा 1112 1112। यानी ये बहुत कायदे से करना है। आप कैसे करेंगे आप बिल्कुल सिस्टमेटिकल समझ लीजिए। प्लस माइनस का चक्कर आपको क्लियर हो ही गया। इनका योग सम है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो सॉरी विषम है तो माइनस रहेगा। एलिमेंट का मैं आपको कई तरीके से समझा चुका हूं, क्योंकि एडजॉइंट निकालना मैंने कई सवालों में आपको क्लियर कर दिया है। एडजॉइंट निकाल रहा हूं मैं इस समय, क्योंकि मेरा मकसद है एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालना, उसके बाद आगे की क्रिया मैं बात उसमें बताऊंगा क्वेश्चन में। अभी हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट क्या आना है देखिए। प्लस यहाँ था 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, 18 में से 12 गए 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 1 9 9 में से 3 गए 6, ये -6 बचेगा क्योंकि माइनस बाहर था। यहाँ देखिए 4 1 4 2 1 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। क्लियर हो गया? आप समझ गए होंगे। 4 की मल्टीप्लाई 4 तो यहां से आया और 2 यहां से आया, 4 में से 2 गए 2 प्लस का साइन था। अब यहाँ जी 9 माइनस 4 यानी 5 यानी -5 बचेगा। यहाँ जी 9 में से 1 गया 8 बचेगा। और यहाँ जी 4 में से 1 गया 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 यानी -3 बचेगा। फिर आ जाइए आप यहाँ 3
3 में से 2 गए, 1 बचेगा। 3 एकम 3, 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा। 3 फिर यहाँ फिर दोबारा 3 में से 1 गया 2, माइनस 2 बचेगा, माइनस बाहर है। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। ये आपका आ जाता है दूसरे वाला भाग। यानी कहने का मेरा मतलब है आपके इस तरीके से एडजॉइंट आ जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो देखने चला गया था कि डिस्कनेक्टेड ना हो ही हो, क्योंकि बीच बीच में इसकी मेमोरी कंप्लीट हो रही, बीच में चलते चलते बंद हो जाता है, तो मुझे दोबारा डिलीट करना पड़ता है, कुछ स्पेस देना पड़ता है, तो इसलिए बीच में मुझे चेक करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका एडजॉइंट निकल जाता है। इसके बाद हमें ये हिस्सा यहाँ से क्लियर करेंगे ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको। ये बना आपका, मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स बन गया। पहले वाले उसमें आएगा 6 माइनस 6 2, दूसरे में आएगा -5 8 -3 1 -2 1। ये आपका मैट्रिक्स हो गया बी। यहां निकलेगा एडजॉइंट, सह गुणनखंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बी का परिवर्त। अगर इसका परिवर्त निकाल दे तो एडजॉइंट आ जाता है, सह गुणनखंडस निकल के आपके आ जाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। बी का परिवर्त, बी का परिवर्त हो गया 6 माइनस 6 2 -5 8 -3 1 -2 1। ये आ गया आपका बी का परिवर्त। इसके बाद हमारा निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। दैट मीन्स 1/2 की और भाग हो जाएगी, मोड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आया था, तो बटे 1/2 हो गया। बाकी एडजॉइंट आपका है 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1। ये आपका इतना भाग आ चुका है। इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां से मुझे निकालना है x। समीकरण नंबर 4 देखिए आप, कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी। ये था आपका ए इनवर्स बी। तो ये मैं यहां से सारा हटा देता हूं, मुझे आगे की क्रिया करनी है। देखिए कैपिटल X को हम बोलते थे x y z, ये माना गया था। ए इनवर्स आपका आया है 1/2 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1। और b आपका है 3 4 6 3 4 6। तो b है 1/2, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 की इसमें गुणा हुई 6 18 5 चौक 20 -6 -18 6 18 8 चौक 32 माइनस के 12 3 दूनी 6 4 12 3 दूनी 6। इनके टोटल में हमारे पास क्या बचा? अब देखिए 18 भाई ये चेक करना जरूरी है, माइनस कहां से आया? -6 तो नहीं आना चाहिए। 6 18 5 चौक 20 6 6, ये प्लस का 6 आएगा। तो 18 6 कितना हो गए? 24 24 में से 20 गए तो यहां बचेगा 4। यहां 32 है प्लस का, और 18 12 माइनस के 30 हो गए, यहां बचेगा 2।
और 6 6 12 12 में 0 गई 0। तो अब जब मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो बॉक्स में बचेगा 2 1 0। तुलना करने पर x का मान 2, y का 1 और z का 0 आता है। ये मान आपके निकल के आ जाएंगे आव्यूह विधि द्वारा। प्यारे बच्चों, ये 8 नंबर का सवाल आना है। इसमें बहुत ज्यादा जल्दी और अफरा तफरी में ये कभी नहीं होता। हमेशा इसमें कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है पूरे माइंड को फोकस करके। और ये जब ज्यादा अच्छा होता है जब इसका अभ्यास ज्यादा करें, ज्यादा अच्छा हो जाता है। होता क्या है कि लोग कुछ टर्म हम छोड़ देते हैं या हमसे निकल जाते हैं, लेकिन अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हम उसे हमारा हाथ ही आगे ना बढ़े। दिमाग अगर कुछ भी सोच रहा हो तो हाथ कुछ ना कुछ हमारे इतना अभ्यास होना चाहिए कि तुरंत पता लग जाए कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब गलती हो भी जाए या सवाल में कुछ गलती है तो चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो सवाल किया है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। यहाँ x y z बराबर 3 था। अब जब x y z का वैल्यू रखूंगा, इसमें x का मान 2 आया, यहाँ 1 आया, z 3, यानी x का मान 2 है। मैंने मान रख के देख लिया x y z के, तो 3 ही आ रहा है। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू सही है पहले वाले उस समीकरण में रखने पर मेरी वैल्यू सही आई। अगर मैं तीसरी में रखूं x + 4y 9z 1 + 4 यानी 2 है, पहली 2 है, 2 + 4 0 6। थर्ड इक्वेशन की राइट साइड में 6 था तो 6 है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मान हम लोगों ने निकाला है वो राइट है और हमारे पूरे 8 नंबर बन जाते हैं अगर हम सही सिस्टम से इस सवाल को कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सवाल करने को मैं 3 या 4 या 5 6 भी कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी 3-3 समीकरण वाले हैं। इनमें क्या है कि डिजिट चेंज होगी, समीकरण चेंज होगा, मेथड सेम रहेगा। आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ इसको आप बार बार देखेंगे तो मेथड वही रहेगा। आपको अभ्यास करना है। आव्यूह खत्म हो जा रहा है। आव्यूह में कम से कम 8 नंबर का तो यही सवाल आना है। 2 नंबर का और पूछ लिया जाता है, कभी कभी एडजॉइंट वगैरह पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं, आव्यूह के बाद आता है डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग हल्का सा आव्यूह में बता भी चुके हैं कि किस तरीके से हम आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम डिटर्मिनेंट निकालने की तरीके सीखेंगे। ऐसी बातें सीखने वाले हैं हम लोग कि हो सके कि हम डिटर्मिनेंट निकालने की आवश्यकता ना पड़े और हम उसका डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लें। तो ऐसी इसमें क्वालिटी भी, ऐसी डिटर्मिनेंट भी बताए जाएंगे कि इनकी वैल्यू डायरेक्ट ये होगी। ये सब नियम डिटर्मिनेंट में आएंगे। ये इसी का एक भाग है लेकिन इसको अलग कर दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है सारणिक। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर आपके सामने आने वाला है। ये इकाई 2 खत्म हो जाएगी, उसके बाद इकाई 3 में कलन आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कलन इंटर का 80% कोर्स कलन के अंतर्गत, बोर्ड के अंतर्गत कलन से ही आता है। इसलिए बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, काम करते रहिए और लापरवाही किए बिना अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते जाइए। धन्यवाद छात्रों।